सो हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारी बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। भैया बुलेट ट्रेन स्पेशल बैच चल रहा है, सीरीज आपकी चालू है। फटाफट से अपनी बुलेट ट्रेन में बैठो और फटाफट सक्सेस की तरफ चले जाओ। कंडीशन ये है, 11th क्लास लगभग हम पूरी कर चुके हैं और आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भैया आज हम बहुत सारी बात सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो बिना देरी करे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं भैया इसमें? हम पहले तो बाइनरी सॉल्यूशन जान लेंगे कि क्या होता है। हम पहले बाइनरी सॉल्यूशन जानेंगे क्या होता है। हम वॉलेटाइल जानेंगे क्या होता है। हम वेपर प्रेशर को जानेंगे क्या होता है। हम किसको जानेंगे? वेपर प्रेशर को जानेंगे क्या होता है। सही है। उसके बाद हम वेपर प्रेशर के सारी बातों को जानेंगे, जैसे हम हेनरीज लॉ को जानेंगे, हम रॉल्ड्स लॉ को जानेंगे, हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जानेंगे। उसके बाद हम वेंट हॉफ फैक्टर को जानेंगे। और ये सारी चीजें जानने के बाद एक हम और चीज जानेंगे जो हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन इन वेपर फेज। बिल्कुल सही सुना आपने भाई, मोल कैलकुलेशन वेपर फेज में कैलकुलेट करना है, कहीं और कैलकुलेट नहीं। नॉर्मल एक्स ही फाइंड आउट करना नहीं, एक्स ए और एक्स बी फाइंड आउट नहीं करना है आज हमें वाई बी और वाई ए भी फाइंड आउट करना सीखना है। सही है जी। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ, कुर्सियों की पेटी बांध लो। स्टार्ट कर रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, हम इस चैप्टर में बच्चों एक प्रकार का सॉल्यूशन पढ़ते हैं जो बाइनरी होता है। अब भैया बाइनरी का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ दो ही चीजें कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट ठीक है भाई। इट कंसिस्ट क्या? टू पार्ट, दो पार्ट कंसिस्ट करता है। कौन कौन से भैया जी? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। भैया सॉल्यूट की खास बात ये होती है लेस क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी खास बात ये होती है कि ये हाई क्वांटिटी में होता है। कंडीशन समझ लो, सॉल्यूट लेस क्वांटिटी, सॉल्वेंट हाई क्वांटिटी। कैसे याद रख सकते हो ऐसे समझो। देखो सॉल्यूशन लिखा है, सॉरी सॉल्यूट लिखा है, सॉल्यूशन नहीं लिखा है अभी, सॉल्वेंट लिखा है, और उन दोनों से मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट्स है। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अल्फाबेट्स है और इसमें टोटल 8 अल्फाबेट्स है। तो सबसे कम अल्फाबेट्स किसमें? इसलिए इसमें ये होता है लेस क्वांटिटी, ये इससे ज्यादा हाई क्वांटिटी। ये याद रखने का तरीका है कोई, मतलब ऐसे ही है फालतू की चीज। और सॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। इन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बन रहा होता है, जो हम पढ़ने वाले चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन। तो बस दो ही पढ़ने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, जिसके अंदर एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। एक से ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर रहे होंगे। सही है जी बात? बाइनरी की बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब हमने मापने के लिए ना, हम चीजें याद करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, मिलाने के लिए ना, एक बचपन में टर्म्स पढ़ते हुए आते थे। 11th क्लास में भी आप सबने पढ़ रखी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो फटाफट से मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के सारे फॉर्मूले यहां लिख देता हूं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहला था मास बाय मास परसेंटेज। क्या फॉर्मूला था भैया जी? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 2। भैया यही तो लिखी है बस बात, अभी याद रखना, इसका काम जरूर पड़ेगा आखिरी में। ठीक है, क्लियर है वाली बात? दूसरी एक कंडीशन हमने पढ़ी है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या था भैया फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। भैया परसेंटेज का फिक्स होता है, एक डंडा दो गोले, बस एक डंडा दो गोले ऐसे लगाने। सही है। दूसरा एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऊपर क्या आएगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू एक डंडा दो गोले। भैया फिक्स है ना मामला? ये बिल्कुल सही है। फोर्थ है जी पीपीएम। देखो
ये जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं, मुझे भी लगता है और तुम्हें भी शायद ऐसा है कि तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, 12th में भी पढ़ रखा है, तो अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करने वाला हूं, इसलिए यहां पर थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है मामला कि भैया पीपीएम क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। और मैं इस 10 टू द पावर 6 को ना ऐसे लिख रहा हूं तोड़कर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको तोड़कर लिख लिया, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी अभी पीछे पढ़कर आए हो, कहां है भैया, ये पढ़कर आए हो, देखो कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 2, ये पढ़कर आए हो ना अभी अभी। तो भैया मैं यहां पर उसकी जगह पुट कर रहा हूं, तो पीपीएम का एक और फॉर्मूला तुम्हारे लिए निकल के आता है, मास बाय मास परसेंटेज इनटू 10 टू द पावर 4। सही है जी बात, कोई दिक्कत यहां तक? चलो जी 5 हो गई, आखिरी आगे में चलते हैं। फिफ्थ है जी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या मतलब होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सही है, पर इससे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। क्वेश्चन किसे सॉल्व होते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोल को लिख सकता हूं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम जो होगा ना वो ml में जब तुम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000। तो इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है या नहीं है? ये रहा फॉर्मूला जी, ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या है, नेक्स्ट है इसके बाद सिक्स्थ, मोलैलिटी। मोलैलिटी छोटे वाला भाई देखो तोतला है ना, मोलैलिटी छोटा है बिल्कुल, इसका भी फॉर्मूला होता है मोल्स पर यूनिट वेट। वेट ठीक है, इससे सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन, किससे होंगे, स्मॉल m इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है जी, याद रखना, और ग्राम्स में होगा तब ऊपर 1000 आएगा। इस तरीके से हम क्या बात करते हैं, इस तरीके से हम बात करते हैं मोलैलिटी की। इसके बाद हम एक और चीज की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी। क्या बोलते हैं जी, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या होता है जी, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। n फैक्टर इंटू मोलैरिटी कैसे निकालते हैं n फैक्टर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूं HCl जो होता है उसका n फैक्टर कितना होगा, HCl में से कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उसका n फैक्टर क्या होगा 1। जैसे H2SO4 का क्या होगा, H2 दो बार टूटेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, क्या हो जाएगा 2, ये 2H देता है। वैसे एक और एग्जांपल है लिखा, मान लो मैंने H3PO4, तो इसका n फैक्टर क्या बता दोगे 3, पर ध्यान सुनना एक लिखा है H3PO3, तो इसका n फैक्टर क्या होगा 2। ध्यान से समझो भैया, इसका अब ये नहीं कि H जितने लिखे रहते हैं उतना ही n फैक्टर होता है, जितने H रिलीज कर पा रहा है एसिड वो उसका n फैक्टर होगा। इसको तुम कैसे समझ सकते हो, स्ट्रक्चर से देखो, फास्फोरस के पास 3 ऑक्सीजन है और भैया 5 बॉन्ड बनाएंगे तो 4 तो बन गए, एक किसके संग बनाएगा, हाइड्रोजन के संग, बाकी बचे वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो निकलते कौन कौन से H हैं, ये वाला H निकलेगा, ये वाला H निकलेगा, कभी भी ये वाला H नहीं निकलेगा। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ना कि 3 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना कब निकल रहा है, जैसे H3BO3 का भैया वो एसिड नहीं होता, लगता है कि H देगा पर वो बेसिक क्रियोसिटी करता है, मतलब बेसिक की सारी चीजें बताता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से निकालना है n फैक्टर, ये तुमने रेडॉक्स में पढ़ रखा है। नॉर्मैलिटी, उसके बाद एक और है जी मोल फ्रिक्शन। क्या है जी, मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं चाई से, CHI। तुम्हें चाई बोलना है चाई बोलो, छी ची जो मन करे वो बोलो, मोल फ्रैक्शन ये होता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ मुझे निकालना है, मान लो A, देखो A मतलब, A का मतलब हमें NCERT में बताया गया, A को मानेंगे हम सॉल्वेंट और B को मानेंगे हम सॉल्यूट। ये अंडरस्टूड है, बार बार नहीं बताऊंगा, A सॉल्वेंट है B सॉल्यूट है, ऐसे याद रखो। ABCD में एक पहले A आता है और जब कोई हम रिएक्शन करते हैं तो पहले हम सॉल्वेंट डिसाइड करते हैं, उसके बाद उसके अंदर सॉल्यूट डालते हैं। सही है, ओके जी। तो भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ A X से निकालना है तो क्या निकलेगा, मोल्स ऑफ A अपॉन में मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ये N लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ये N है, ठीक है। और इसको और अगर एलेबोरेट करूं मैं तो ऐसे लिख सकता हूं, मोल्स को मैं लिख सकता हूं गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ A प्लस गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ B।
ऐसे केसों में जब डाइल्यूशन की बात होगी, किसकी? डाइल्यूशन की, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, प्योर नहीं, डाइल्यूशन की बात होगी, तब हम बी को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ डाइल्यूशन के केस में, और कोई केस मत ले लेना। एक्स बी कैसे निकालोगे? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और इसको हम कब जीरो मान सकते हैं? ओनली फॉर डाइल्यूशन केस। डाइल्यूशन केस में हम इसको क्या मान सकते हैं? जीरो मान सकते हैं, लेकिन डाइल्यूशन होना चाहिए, या बहुत कम ग्राम में। क्वेश्चन आया 39 ग्राम ऑफ बेंजीन दे रखा है, 0.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म दे रखा है ना। अब ये तो कहना भैया ये तो मिलेंगे ही नहीं, पर तब भी मैं बता रहा हूं ऐसा कि बहुत कम क्वांटिटी में दे रखा है, तो एक 39 ग्राम है, एक 0.5 ग्राम है, तब तुम उसको मोल निकालने में क्या मान सकते हो? नेग्लिजिबल मान सकते हो, अदरवाइज उसको नेग्लिजिबल मत मानना, वरना क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है मोल फ्रैक्शन? चलो जी, अब हम बात कर रहे थे जी वॉलेटाइल की। व्हाट इज वॉलेटाइल? तो जी वॉलेटाइल क्या होते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड कौन से होते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। जैसे तुम एक हाथ पर एसीटोन रखो, थिनर रखो, जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो रखो, और एक हाथ में पानी रखो, तुम देखोगे दोनों में से कौन जल्दी उड़ जाएगा? थिनर उड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू वाटर। पेट्रोल रखोगे तो पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा वाटर से, तो पेट्रोल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर। क्लियर है ये वाली बात? तो भैया वॉलेटाइल मतलब होता है जो क्या करे? इजिली फॉर्म कर ले, इजिली फॉर्म वाटर वेपर्स। क्या करे? इजिली फॉर्म वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स फॉर्म करे। और जब वाटर वेपर फॉर्म होंगी तब कुछ कुछ होगा, और वो कुछ कुछ होने को बोलते हैं वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना। अब ध्यान से सुनना, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनना जी। कंडीशन कुछ किस प्रकार है? कंडीशन कुछ इस प्रकार है, ये एक कंटेनर है, सही है, जिसको मैं क्या करने वाला हूं? ऊपर से बंद करने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, मैं बंद करने वाला हूं इसको। नहीं रुक जाओ, अभी करूंगा बंद। देखो कर दिया बंद। इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया? ऊपर से क्लोज कर दिया। इसके अंदर मैंने भरा एक वॉलेटाइल लिक्विड। क्या भरा मैंने इसके अंदर? एक वॉलेटाइल लिक्विड। सुनना जी, क्या भरा है जी मैंने इसके अंदर? एक वॉलेटाइल लिक्विड भरा है, मान लो ए भरा है, ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड है। अच्छा, वॉलेटाइल लिक्विड अगर ए भरा है तो वॉलेटाइल लिक्विड क्या बनाएगा? ऊपर वेपर्स बनाएगा, वेपर्स क्रिएट होंगी। अब जब वेपर्स क्रिएट हो जाएंगी तो ध्यान से सुनना क्या हो रहा होगा। इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन चल रही, कौन कौन सी? ये लिक्विड से वेपर बनना मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन, और वेपर्स क्या बनाएंगी? वापस से लिक्विड, मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो मैं बात कहां कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर बात कर रहा हूं जहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बराबर। तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि भैया ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, और एक समय आने पर इनकी रेट क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। उस टाइम को हम इक्विलिब्रियम टाइम बोलते हैं। और ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। कहीं तुम्हें कोई दिमाग लगाया है कॉन्सेंट्रेशन भी, तो भैया वो कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ होते हैं, ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो क्या होगी? इक्विलिब्रियम हो गई। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाने के बाद देखो क्या होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाने के बाद क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन होने जाने के बाद ना ये इस पर वाइपर्स ना प्रेशर लगाएंगे। देखो ये प्रेशर इस पर भी लगाएंगे, पर हम इस पर कैलकुलेट नहीं करते। क्यों नहीं कैलकुलेट करते? क्योंकि जो वॉल्स होती है ना कंटेनर की, वो रिजिड होती है, तो हमें रिजिड पे नहीं लगाना, हमें सरफेस ऑफ लिक्विड पे लगाना है। अब जब सरफेस ऑफ लिक्विड पे क्या लगेगा? वेपर प्रेशर लगेगा, मतलब जो भी ये प्रेशर लगाएंगे वेपर, इसी को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। अब होगा कितना? सोच के देखो, क्या इसके अंदर एक ही चीज प्रेजेंट है ना, ए, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो भी किसका होगा? सिर्फ ए का। तो मैं यहां बोल सकता हूं वेपर प्रेशर होगा ए का। क्या कोई और है इसके अंदर? नहीं है। इसका मतलब प्योर है, तो मैं यहां बोल रहा हूं पी नॉट। नॉट का मतलब समझ जाना कि भैया नॉट जब लग गया तो प्योर वेपर प्रेशर की बात हो रही होगी। पी नॉट ए का मतलब है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। बात समझ में आ गई? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। क्लियर है ये वाली बात? अब ध्यान सुनना, एक और चीज बताता हूं। अगर मान लो ये सेम एक और कंडीशन आई, और अब की बार ना इसके अंदर जो वॉलेटाइल लिक्विड है, जो वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड बी भरा हुआ है, सॉल्यूट भरा हुआ है।
बात अभी भी कहां चल रही है, एट इक्विलिब्रियम ही चल रही है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या होगा, बराबर होगा। ऊपर से अभी भी क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। पर अगर अब लिक्विड कैसा है, वॉलेटाइल बी है, तो यहां पर लगने वाला वेपर प्रेशर क्या होगा बताना, यहां पर लगने वाला वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी। क्या होगा जी, पी नॉट बी वेपर प्रेशर होगा। यहां तक बात सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनना, इन दोनों कंटेनर को लूंगा मैं और एक थर्ड कंटेनर में मिलाने वाला हूं, तो समझो क्या होगा। चल भाई देखो कंडीशन क्या है जी, एक और कंटेनर बना रहे हैं, सुंदर सा, बड़ा सा, मजेदार सा। ध्यान सुनना, ये कंटेनर है और ये बंद कंटेनर है, ठीक है, ये पूरा बंद है कंटेनर। इसके अंदर देखो क्या क्या है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर एक तो है व्हाइट वाला, लिख दिया मैंने वॉलेटाइल, वॉलेटाइल लिक्विड ए। और वॉलेटाइल ए लिक्विड की क्या होंगी, वेपर प्रेशर होगा, मतलब कुछ वेपर्स होंगी तो वेपर प्रेशर भी होगा, नो डाउट। सही है यहां तक बात। अब मैंने इसके अंदर दूसरा सॉल्यूट जो था वो भी डाल दिया, तो अब उसको मान लो हमने बना दिया येलो कलर से, ठीक है। अब ये है पीला वाला है, मतलब वॉलेटाइल लिक्विड बी, बी वॉलेटाइल लिक्विड ऐड कर दिया। अब समझना यहां पर क्या होगी, बी की वेपर्स भी होंगी। अब बी की वेपर होंगी, दिख रहा है ना भैया, लाल पीला, पीला पीला तो छोटा छोटा दिख रहा है, मोटा कर दो इसे। सही है जी, बी की वेपर प्रेशर होंगी, अब बी भी होगा ए भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी और ए दोनों हैं अगर, तो ध्यान सुनना, ऊपर से प्रेशर किसका लगेगा, बी का भी लगेगा और ए का भी लगेगा, सबके वेपर लगेंगे, प्रेशर लगाएगी सबके वेपर्स। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, और टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। भैया बताओ ना, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा ए की प्रेशर और बी का प्रेशर, पी ए प्लस पी बी। पर अभी ध्यान रखना, फॉर्मूला नहीं आया है, आराम से बैठ के देखना क्या हो रहा है, पी ए प्लस पी बी। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं जब तक इसके अंदर रॉल्ट्स लॉ नहीं आएगा। अब रॉल्ट्स लॉ ने क्या कहा वो ध्यान से सुनना। रॉल्ट्स लॉ ने ये कहा जी हमारे लिए, अभी अब वापस आएंगे इस पर। रॉल्ट्स लॉ ने ये कहा हमारे लिए कि भैया द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर is directly proportional to the mole fraction of that component। कैसा कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट, मतलब जिस भी कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस भी कंपोनेंट में हम काम कर रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के। मतलब कि भैया ऐसे लिख रहे हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सही है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कुछ आएगा, यहां पर वो आता है पार्शियल वेपर प्रेशर की जगह प्योर वेपर प्रेशर, मतलब जो कांस्टेंट आएगा वो कैसा होगा, प्योर इनटू एक्स। ये वाली बात समझ में आ गई, इसे कर दो डब्बे में बंद। अब समझना, मैं लिख रहा हूं फॉर ए के लिए लिख रहा हूं, तो बताना क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू पी नॉट। अब ए के लिए लिख रहा हूं ये पूरी बात, तो पी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए। ये वाली बात क्लियर है। और अगर मैं लिखूं इसे फॉर बी के लिए लिखूं तो देखो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स। और बी के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्योर प्रेशर ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मतलब Pb इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। पी ए की और Pb की वैल्यू कहां से आ गई, रॉल्ट्स लॉ से। वापस आओ और अब फॉर्मूला बनेगा पी टोटल का फॉर्मूला, पी टोटल, पी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये क्या बन गया जी आपका, ये बना आपका फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सॉल्व होंगे। बात सबको समझ में आ रही है। पार्शियल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला कैसे बना, दोनों वेपर प्रेशर को ऐड करना है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दोनों लिक्विड कैसे हैं, वॉलेटाइल हैं।
पर अगर मान लो एक लिक्विड नॉन वॉलेटाइल आ गया, तो ध्यान से सुनना, दूसरा केस बना रहा हूं, दूसरा केस है जी, व्हेन नॉन वॉलेटाइल लिक्विड इज एडेड। अच्छा एक बात बताओ, नॉन वॉलेटाइल है इसका मतलब मैं लिख दूं सॉलिड है, सॉलिड की भी तो वेपर प्रेशर नहीं होगी। अब अगर सॉलिड है तो बताओ जी, पी टोटल, मुझे पता है तुम लोगों को ये वाली बात सारी पता है, पी टोटल इज इक्वल्स टू क्या, पी ए प्लस पीबी, और पीबी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा भैया, अरे भैया सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर कोई होता है, सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर कोई होता है, नहीं होता ना, तो ये क्या हो जाएगा, पीबी, पीबी जो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पीए के। अब पीए जब पी टोटल के बराबर हो जाता है तो उसको पी टोटल ना कहकर क्या बोलते हैं हम, पीएस, क्या बोलते हैं हम इसको, पीएस। तो फॉर्मूला बनता है पीएस का, पीए, और पीए को मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए एक्स ए। ये वाली बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक बात, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, चलें आगे, बहुत बढ़िया। तो ध्यान सुनते जाना भैया। अब मैं तुम लोगों को इन दोनों के ग्राफ बता रहा हूं, आइडियल के भी, मतलब जो हमने पीछे पढ़ा जब हम वॉलेटाइल लिक्विड मिला रहे हैं दोनों, और एक बार जब मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर रहा हूं वो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना जी क्या बता रहे हैं, इसका ग्राफ इसी के बाद ऐड हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई मिल गया, पेज आ गया, देखो जी इसी का ग्राफ इसके बाद ही ऐड कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनते जाना, डब्बा ही बना देते हैं। देखो जी ग्राफ बनाने वाले हैं और इसको हम ऐसा कर देंगे तो ऊपर से गायब हो जाएगा ये, ठीक है जी भाई बात, ग्राफ बनाने वाले ऊपर से डब्बा नहीं खुला पड़ा है, ओपन कंटेनर है। ओके जी, अब बात समझो क्या कंडीशन है, ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का ग्राफ है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक चीज प्रेजेंट है, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए प्रेजेंट है। अगर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए प्रेजेंट है, ध्यान सुनते जाना, तो यहां पर जो मोल प्रेजेंट होंगे वो किसके होंगे, ए के, और बी के मोल कितने होंगे, जीरो। क्यों होंगे जी जीरो, ध्यान समझो, क्योंकि सिर्फ ए ही प्रेजेंट है ना, और ए प्रेजेंट होगा तभी तो प्योर प्रेशर उसका निकलेगा, बिल्कुल सही। दूसरे वाली कंडीशन में क्या है, ए प्रेजेंट नहीं है, ए जीरो है और बी कितना है, वन है, तो अब जो वेपर प्रेशर होगा ऊपर वो किसका होगा, पी नॉट बी। भैया आपने पी ए ऊपर और पी नॉट बी नीचे क्यों बनाया, यार ये सॉल्वेंट माना है अपन ने, तो इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसके मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। सॉल्वेंट वो है ना जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो, जिसके मोल्स ज्यादा हो, तो जब इसके मोल्स ज्यादा होंगे तो भैया इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसलिए मैंने इसे बना लिया। तुम्हें ऊपर नीचे बनाना बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे सरदर्दी नहीं है। अब आगे ध्यान सुनना, कंडीशन सुनना जी, कंडीशन बनाने वाले हैं, इसका वेपर प्रेशर धीरे 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 क्या होगा, कम होगा और यहां तक आएगा, सही है। इसका वेपर प्रेशर कहां तक आएगा, यहीं तक आएगा जहां तक बता दिया, ठीक है। अब दूसरा, इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा और यहां तक आएगा, क्लियर है वाली बात। और अगर हम दोनों का वेपर प्रेशर निकालेंगे, सुनते जाना, तो ऊपर वाले को बस ऐड कर देना, तो ये क्या निकल जाएगा जी, ये निकल जाएगा पी टोटल, और पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया ये ग्राफ आपने बनाया, ये ग्राफ एनसीईआरटी ने बनाया, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, कोई तो रीजन होगा स्ट्रेट लाइन बनाने का, हवा में स्ट्रेट लाइन कोई बना दिया। तो ध्यान से सुनना, नीट और जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि पीवाई क्यों कराऊंगा जब उसमें मिलेगा तो उसमें आएगा, लेकिन मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूं ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बना, क्योंकि याद करो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स ऐसे बनता है, और अगर इंटरसेप्ट सी आ जाए तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वो थोड़ा ऊपर होके बनता है, जीरो से ऊपर। तो ध्यान से देखो, ये भी जीरो से ऊपर है और ये भी जीरो से ऊपर है, मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ होगा। कैसा होगा जी, एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ कुछ बनना चाहिए। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, पी टोटल निकालना है, पी टोटल क्या हो जाएगा जी, पी ए प्लस पी बी, और मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, पी टोटल को, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और मैं एक्स बी की वैल्यू रख रहा हूं मोल फ्रैक्शन से, और तुम्हें पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी जो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहां पर वैल्यू रख रहा हूं, देखो क्या आएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और मैं एक्स बी की जगह रख रहा हूं 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए। यहां तक वाली बात समझ में आ गई, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है। अब ध्यान से देखते जाना, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं उधर, क्या आ जाएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू
पी नॉट ए एक्स ए प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ये देखो इन दोनों में कुछ साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल, एक्स ए कॉमन ले सकते हो, लो भैया कॉमन, पी टोटल इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं तो आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक्स ए प्लस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू, मतलब y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ, ये c है, ये x है, और ये पूरी वैल्यू m है। जे में भी आया हुआ है क्वेश्चन, नीट में भी आया हुआ, और नीट वालों ने ना सिर्फ ये पूछा था कि हमें कुछ मत बताओ, हमें तो स्लोप m बता दो क्या है, तो इसका m की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखो कि क्या हुआ है इसके अंदर, बहुत आराम से देखना प्लीज। अब सुनना, एक और चीज रिलेट करवाता हूं। इसमें क्या आया है, स्लोप आया है बोर्ड पर, इसमें क्या है, स्लोप आया है, और इंटरसेप्ट भी आया है। इंटरसेप्ट का मतलब ये ऊपर ऊपर से बने हुए हैं, इसमें भी इंटरसेप्ट है, इसमें भी इंटरसेप्ट है। केमिकल कॉन्टेक्स्ट तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो पता ही होगा, थोड़ा थोड़ा तो इंटरसेप्शन का पता ही है तुम लोगों को। अब मैं दूसरे वाले में चल रहा हूं, ध्यान सुनना, जब मैंने सॉल्यूट ऐड करा है नॉन वोलेटाइल, कहां करा है, ये करा है जी, तो इसका ग्राफ समझना है एक बार, कहा गया जी, इसका टब बना देते हैं। देखो इसका टब बना देते हैं, ये बना दिया इसका टब, और ये कर दिया, इसको ऊपर से खोल देंगे। ध्यान से देखो जी, ऊपर से खुलते ही क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा, तो मजा लेना भैया, ध्यान सुनना जी, क्या कंडीशन है। यहां बनाया है P नॉट ए, एक्स से कितना होगा जी 1, एक्स भी कितना होगा जी 0, ये समझ में आई बात। वहां क्या P नॉट भी बनेगा, नहीं बनेगा भैया, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड हुआ है। अच्छा, तो x से कितना होगा, यहां पर x से तो होगा ही नहीं 0, और x भी कितना होगा, बोलो बोलो भाई 1 ही होगा। अरे वेपर प्रेशर नहीं है, सॉलिड है, मोल्स तो होंगे, मोल फ्रैक्शन तो होगा, बस वेपर प्रेशर ही तो नहीं होगा, ठीक है जी। अब यहां पर हम क्या कर देंगे, इसका हम जल्दी से ऐसे बना देंगे, ये यहां तक आएगा, कहां तक आएगा जी, ये ऐसा बनेगा, इसमें तो ऊपर कुछ है नहीं, दूसरी वाली साइड कुछ है नहीं, तो इसका पी टोटल क्या बनेगा जी, पी टोटल क्या बनेगा, इसका पीए के बराबर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीएस के बराबर। ये वाली बात सबको समझ में आ गई। अब ध्यान सुनना, इसका फॉर्मूला देखना क्या है, मैच करो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप का ग्राफ, क्या इसमें c है, क्या इसमें c है, नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब कहां से शुरू हो रहा होगा, 0 से। अबे भैया तो 0 से तो शुरू हुआ है, यहां से देखो ना, वो ऊपर से थे सारे, ये कहां से, 0 से, इसलिए इसका ग्राफ mx टाइप का ग्राफ है, ना कि mx प्लस c टाइप का बना है। तो इसका स्लोप p नॉट ए हो जाएगा, उसका स्लोप क्या था, p नॉट ए माइनस p नॉट b। स्लोप ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछे जाने के चांसेस इसके होते हैं। क्लियर है यहां तक बात, चलो जी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी एडेड हो गया, सब एडेड हो गया, पी टोटल भी बन गया, बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर, तो ध्यान से सुनते जाना कि क्या बताना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चलना है, तो ध्यान सुनेंगे भैया क्या कह रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, भाई सुनना, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो रॉल्स लॉ से आएगा या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएगा, और पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यार एक बात सोचो, समझो, रटो मत, समझो क्या होने वाला है, रिलेटिवली वेपर प्रेशर में क्या होने वाली, लोअरिंग होने वाली है। अब तुम कब लोअरिंग कर सकते हो, वेपर प्रेशर किसी का घटाना हो तो क्या करो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो, सिंपल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added, then vapor pressure decreases। सही है जी बात। अब ध्यान सुनना, मैं क्या करने वाला हूं, रॉल्स लॉ हमें पता है क्या क्या कह गए हैं, सब कुछ हमें पता है कि कौन क्या क्या कह के गया है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं। ध्यान समझते जाना, पी एस इज इक्वल्स टू होता है पीए, ये हमने पढ़ा है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। तो पी एस इज इक्वल्स टू पीए की वैल्यू लिख रहा हूं, पी नॉट ए एक्स ए।
अब ध्यान से सुनते जाना, रिलेटिव लोवरिंग कब होगी? रिलेटिव लोवरिंग जब होगी जब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड होंगे। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर प्योर का क्या हो जाएगा? कम। अगर तुमने कम सॉल्यूट मिलाए होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब ये कैसे होने वाले हैं? इनवर्सली। मतलब आंसर कुछ ऐसा आने वाला है जो इनवर्सली होने वाला। ठीक है, अभी आया नहीं है आंसर, चेक कर रहे हैं कि क्या आएगा। तो फॉर्मूला क्या बना? PS इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू लिखो 1 माइनस एक्स बी। तो देखो क्या आएगा? PS इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। कोई दिक्कत है यहां तक? बहुत बढ़िया, नहीं होनी चाहिए। इसको मैं क्या क्यों लिख रहा हूं ऐसा? क्योंकि भैया एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे समझो, इसी में अब मैंने क्या कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो क्या हो जाएगा? PS इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। यहां तक क्लियर है? इस माइनस को इधर ले चलो, इस प्लस को इधर ले आओ, तो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला? पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस। यहां तक क्लियर है? ये मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए। ये क्या बन गया जी? यही तो बन गया फॉर्मूला। अब देखो मैं तुम्हें फॉर्मूला समझाता हूं, आराम से फॉर्मूला समझना। क्या कह रहे थे अपन? अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। इनवर्सली आ गया। अब तुम कहोगे भैया ऊपर भी तो है। ऊपर भैया ये पी नॉट ए माइनस पी एस है, पूरा है, पूरा, आधा नहीं है। पी नॉट ए नहीं है, सिर्फ पी नॉट ए माइनस पी एस है। मतलब सुनना ध्यान से, अगर मान लो कि ये 760 होगा तो ये 760 से क्या होगा? कम होगा। ये 760 से क्या? देखो 760 में से कुछ घटा दूंगा, ध्यान सुनना, 760, ये भी 760 होगा। अब 760 में से कुछ घटा दूंगा, कुछ तो घटाऊंगा, पीएस कुछ तो घटाऊंगा, तभी तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगी। तभी तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगी। तो इस तरीके से समझने वाली बात है। ये पूरी वैल्यू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ना कि सिर्फ ऊपर का देखा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग लिखोगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है। रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में कम। देखो इसके रिस्पेक्ट में कम है। ये 760 पी नॉट ए की वैल्यू, तो पी नॉट ए माइनस समथिंग, तो इससे क्या हो जाएगी? रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगी। इसको मैं मिटा देता हूं, जो ये फालतू की वैल्यू लिखी है समझाने के लिए। इस वाली लाइन को बाहर ले जाओ और डिलीट कर दो। क्लियर है यहां तक बात? समझ में आया पी नॉट ए वाला? बहुत बढ़िया भैया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऐसे होता है। अब आगे कौन सी रिलेटिव लोअरिंग, मतलब आगे कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? दूसरी एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जिसके अंदर बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, खुद सोचो यार, जब तुम सॉल्वेंट के अंदर कुछ मिला दोगे तो क्या हो जाएगी? रिलेटिवली कुछ उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे तुम चाय बना रहे हो, चाय बना रहे हो, काली वाली चाय उबल रही हो, तुमने दूध डाल दिया, गर्म ही दूध डाल दिया, तब भी वो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी। मतलब मेरा ही फोन साइलेंट नहीं था भाई। क्या कह रहा था जी मैं? कुछ ही देर के लिए, मतलब मैंने क्या करा, वो उबाल रहे, मैंने दूध ही डाल दिया। आप सोचो, दूध ही मैंने डाल दिया तो वो कुछ देर के लिए क्या हो जाएगी? उबलना बंद हो जाएगी। अब वो कुछ देर बाद उबलेगी। मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया? थोड़ा एलिवेशन हो गया, थोड़ा ऊंचा उबल रहा है। घर पे प्रैक्टिस करनी हो तो आराम से करना। दोनों बर्तन लेना, दोनों में बराबर पानी लेना, सेम पानी लेना। ये नहीं कि एक टैप वाटर ले, एक आरओ वाटर, वाटर भी सेम होना चाहिए। एक में 2 4 5 चम्मच चीनी डाल देना, एक में कुछ मत डालना। दोनों को उबालना, देखना कौन जल्दी उबलेगा। चाहे माइक्रो सेकंड्स का ही फर्क आएगा, पर फर्क आएगा जरूर, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। चीनी से ज्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि चीनी भी जल्दी से मेल्ट हो जाती है, पर तब भी फर्क आ जाएगा। ठीक है, अब एलिवेशन सुनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। देखो क्या होगा, मैं तुम्हें यह समझाता हूं। चलो इसी पेन समझा देते हैं, समझते जाना भैया। होने के वाला है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होने वाला है। देखो पहले मान लो सॉल्वेंट ऐसे कुछ बढ़ रहा था, ये सॉल्वेंट है, सही है, ऐसे कुछ बढ़ रहा था, एलिवेशन हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट में। अब बॉइलिंग पॉइंट में कुछ एलिवेशन हुआ इस तरीके से, क्योंकि क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गया। तो मैं एक ही जगह पर बात करने वाला हूं। टेम्परेचर का ग्राफ है, ध्यान से सुनना प्लीज। ऐसे बना रहा हूं, कहां गया डॉट डॉट वाली लाइन? देखो ये रही, क्लियर है? और यहां से एक लाइन यहां, और यहां से एक लाइन यहां। तो अगर मैं बात करूं, सुनते जाना जी, ये है सॉल्वेंट, तो यहां पर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा मैं उसको क्या बोल सकता हूं? टीबी, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला। और ये सॉल्वेंट प्योर होगा तो मैं यहां लिख रहा हूं पी नॉट बी। समझ में आ गई बात? अगर सॉल्यूशन हो गया होगा तो क्या होगा? टीबी। यहां पर नॉट नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या हो चुका? ऐड। बड़ा कौन है?
टीबी, पता चल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है। तो अगर मैं डेल्टा टीबी बोलूं तो कैसे निकालोगे बताना, डेल्टा टीबी निकालोगे टीबी माइनस टी नॉट बी, ये वाली बात समझ में आ गई। ये तो ऐसे निकाल लोगे। अब भैया टीबी का फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, देखो क्वेश्चन इससे भी सॉल्व नहीं होंगे क्या भैया, भैया इससे क्या होता, दो टेम्परेचर दे दिया तो तुम बड़े वाले में से छोटा वाला घटा, गलत लिख दिया क्या भाई, ये गलत लिखा है, नहीं सही तो लिखा है, ये बड़ा है ना, ठीक है भाई, ये बड़ा है ना, इसमें छोटा, सही लिखा है भाई, बिल्कुल सही लिखा है। तो क्या कंडीशन है, टी डेल्टा टी भी निकालना, तो इससे तो डेल्टा भी चेंज निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी भी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, मोलैरिटी के नहीं, मोलैलिटी के, छोटे वाले भाई एम के। तो भैया डेल्टा टी भी जब जब ये हटा है प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तब क्या आया, कांस्टेंट। तो यहां पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है KBM। तो इसको हम बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। मतलब एलिवेशन कांस्टेंट याद करके रखो, ज्यादा तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, एलिवेशन कांस्टेंट है। मतलब नाम तो कोई क्या ही पूछेगा, पर नाम सुना होना चाहिए, ठीक है, कभी क्वेश्चन में लिखा जाए तो पता चल जाए कि हाँ भाई क्या है। यहां तक क्लियर हो गई, इस तरीके से होगा। पर क्वेश्चन एक्चुअल में इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन किससे सॉल्व होंगे, ध्यान सुनना, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैं यहां पर कुछ नहीं कर रहा हूं, बस यहां मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, इनटू 1000, अरे भैया चल जा, ध्यान सुनना, 1000 अपॉन में वेट, और ये कैसा होता है, सॉल्वेंट का, और किस में होता है जी, ग्राम्स में होता है। तो इस वाले फॉर्मूले से क्या होने वाले हैं जी, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ये है तुम्हारा फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, बिल्कुल आसान है। डेल्टा टीएफ का भी सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है फॉर्मूला। यहां पर केबी की जगह, यहां पर डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ आ जाता है, और केबी की जगह केएफ आ जाता है। देखो वैसे तो वन शॉट है भैया, इतना ज्यादा डिटेल में समझाना चलता नहीं, पर तब भी मैं समझा रहा हूं। तो डेल्टा एफ वाला भी एक बार मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनना कैसे हो रहा है। थर्ड वाला पॉइंट भैया क्या कह रहा है, ओहो देख रहे हो कितना कमाल कर दिया उन्हें, डब्बे डब्बे बना दिए। देखो जी क्या कह रहे थे जी, थर्ड पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन निकालना है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, भैया डिप्रेशन करना है, कम करना है। जो फ्रीजिंग पॉइंट, जो पानी जीरो पे जमता है उसे जीरो पर नहीं जमाना, उसे -10 -20 पे जमाना। देखो जो हमारे घर की बर्फ होती है नॉर्मल, तुम फ्रिज से निकाल के रख दो तो भी पिघलने लग जाती है, लेकिन गर्मियों में लोग सड़क के किनारे बर्फ रख के बेच रहे हैं, उनकी नहीं पिघल रही, धूप में बस उन्होंने कुछ ढक रखा है उसके ऊपर जैसे ठंड ना लग जाए, लेकिन तब भी नहीं हो रही। क्यों, उसका इन्होंने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कर रखा होता है, उसके अंदर क्या मिला रखा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम कर रखा है। जो वो जीरो पर जमी थी अब वो कम पर जमी होगी, और जब वो पिघलेगी तो ज्यादा टेम्परेचर पे भी पिघलेगी। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान सुनना मैं कैसे बना रहा हूं उसका ग्राफ। देखो क्या होगा, सॉल्वेंट की बात है, बोर्ड पर बातें नहीं। देखो ये आया सॉल्वेंट, लिक्विड था अभी तक, फ्रीज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और ये किसकी बात है, सॉल्वेंट की, प्योर है। अब क्या हुआ, जब सॉल्यूशन हो गया तभी थोड़ा नीचे आके पिघला, अब यहां के बाद सॉलिड हुआ है। ये क्या है यहां पर, ये यहां पर लिक्विड है, और ये है क्या यहां पर, सॉल्यूशन है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये पिघला पिघला कहां पे, ध्यान सुनते जाना भैया। अब ये पिघला पिघला कहां पे, अगर मैं भैया इसकी बात करूं, ये यहां पिघला है, ध्यान से देखो कहां पिघला है, डॉट डॉट बनाएंगे, डॉट डॉट कहां, ये रहा डॉट डॉट, ये यहां पिघला है और ये यहां पिघला है, सही है। ये क्या है जी, ये सॉल्वेंट था, मतलब T0F था, और ये क्या है, TF। ये टेम्परेचर का ग्राफ है, समझना क्या समझाना चाहता हूं। तो T0F अब की बार ज्यादा और TF कम है, मतलब प्योर वाला ज्यादा टेम्परेचर पे हो रहा था, 0 पर -1 पर, ये क्या होगा, कम, -10 -15 -50। जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जाता है जो हमारे कार के रेडिएटर्स होते हैं जब हम ऐसी जगह जाते हैं जहां बहुत ठंड होती है, क्लियर है। तो अगर इसका डेल्टा एफ निकालना है, डेल्टा TF मतलब, तो कैसे निकालोगे, बड़े में से छोटा, मतलब डेल्टा TF माइनस डेल्टा TF, सॉरी डेल्टा T0F माइनस डेल्टा TF, ये समझ में आया। अब सेम टू सेम फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा TF जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, जब ये हटेगा तब यहां पर क्या आएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आएगा जिसको हम KF बोलते हैं। ये एसिड आ गया, ये भैया फॉर्मूला हो गया। पर सॉल्व किससे होगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इनटू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स।
क्लियर है ये वाली बात? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम चलने वाले हैं नई बात पर, जिसको हम फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से। ध्यान सुनते जाना भैया, इसको मैं तुम लोगों को प्रूफ भी कराऊंगा आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, तो ध्यान से समझते जाना कि क्या कंडीशन है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई करना है, हमने ये कर रहे हैं ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है। देखो तुम सब नीट के बच्चे हो, तुम लोगों को पता है ऑस्मोसिस क्या होती है। जो नीट का नहीं पढ़ रहा उसको बता देता हूं ऑस्मोसिस क्या होते हैं। थ्रू सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाती है। तुम इसका उल्टा भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एनसीईआरटी में उल्टे तरीके से बताया कि भैया प्रेशर जहां कम होगा वहां से हाई की तरफ जाएगा। मैं बिल्कुल सीधा सीधा सटीक ऑस्मोसिस की तरीके से पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनना क्या कंडीशन है। पहले बनाएंगे यहां दो सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर डब्बा। ध्यान सुनते जाना जी, ये बना है सुंदर डब्बा, और इसी को हम कर लेंगे एक बार कॉपी, ताकि बराबर डब्बा बन जाए। बन गया जी बराबर डब्बा, और इसके बराबर में लगा देंगे बिल्कुल ऐसे। नहीं लगा बराबर में, नहीं लग रहा भाई बराबर, मान लो बराबर ही है, ठीक है। दूसरी बात देखो क्या है, ये ना ये जो बनाया है इसके बीच में, ये जो बनी हुई है, इसको हमने मान लिया सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। क्या मान लिया इसको हमने? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जो सेल के पास होती है। सही है। अब होगा क्या, यहां पर देखो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहां पर देखो क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। और यहां पर देखो क्या क्या प्रेजेंट है, यहां सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है और सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। तो तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि भैया ये जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट हैं, ये क्या है? सॉल्यूशन है। ये क्या है जी? सॉल्यूशन है। और ये क्या है जी? सॉल्वेंट है। मतलब ये प्योर है, ये कम है, ये सॉल्यूशन है। तो ये कहां जाएगा? इधर। सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से किधर मूव करेगा? कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसको हमें रोकना है, ये नहीं होने देना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सेम टू सेम, ध्यान सुनना, मुझे सेम टू सेम यहां पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रेशर। जितने प्रेशर से, ध्यान से सुनना जी, तुम छोटे बच्चे ना ही हो अब, जितने प्रेशर से हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीज लो कॉन्सेंट्रेशन आ रही होगी, अगर मैं सेम प्रेशर एक्सर्ट करूं यहां पर, तो ये जो फ्लो होगा ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। बस इसी प्रेशर को रोकना, इसी प्रेशर को अप्लाई करना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और पाई क्या होता है जी भाई? इसको हम पाई से नोट करते ना, अभी बताया था, ये लिखा देखो, पाई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ये तो तुम दिमाग ही लगा पा रहे हो कि जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। बहुत बढ़िया, एक बात तो ये हो गई। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, तुम उसको टेम्परेचर दो, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, किधर भागेगा? लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा। तो भैया इन दोनों के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को मिला के लिख रहा हूं, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो जीवन में तुम्हारे क्या आता जाए? हमेशा कभी ना कभी कांस्टेंट आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आरसीटी। तुम सीआरटी भी याद कर सकते हो, आरसीटी भी याद कर लो। मैंने तो आरसीटी याद कर रखा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ऐसे एक ट्रीटमेंट होता है दांतों में, तो इस तरीके से याद कर रखा आरसीटी। ठीक है, तुम जैसे चाहो सीआरटी याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीआरटी से कुछ बना लो। अब मैं इसका ना थोड़ा सा प्रूफ बता रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, सी को मैं लिख सकता हूं N/V, मोल बाय वॉल्यूम। अब मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, तो पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CRT में मैं पुट कर रहा हूं, पाई इज इक्वल्स टू N/VRT। ये V जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? देखो पाई V इज इक्वल्स टू NRT। और अब इसको ना तुम क्या कर लो, तुम कंपेयर कर लो आइडियल गैस इक्वेशन से। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू NRT। भैया करना कंपेयर, RT N है, सही है जी, V है, सही है। और ये पाई क्या होता है? अरे भैया पाई तो प्रेशर ही होता है, अभी अभी तो पढ़ रहे हैं। तो ये इससे भी प्रूफ हो गई कि हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही फॉर्मूला बनाया, बिल्कुल सही तरीका, चेक है, बिल्कुल सब ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? ऑस्मोटिक प्रेशर तक बात समझ में आ रही है? पक्का? बहुत बढ़िया। दूसरी बात, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने हेनरीज लॉ दिया। हेनरीज लॉ दिया। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ ने कुछ नहीं कहा। हेनरी भैया ने साफ साफ बात कही कि जितना तुम प्रेशर बनाओगे ना, उतनी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी, वो बढ़ जाएगी। बस सिंपल। क्या ये कोई लिक्विड है, इसके अंदर तुम कोई गैस मिला रहे हो? अब ऐसा तो है नहीं कि लिक्विड से बोला भाई गैस मिला ले, नहीं मिलेगा ना भाई।
लिक्विड है, गैस डाली, प्रेशर लगाया, बंद हो गया। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। मतलब इन्होंने ये कहा पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और ये सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे तो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब ही हटा तो क्या है यहां पर हेनरीज कांस्टेंट, दैट इज KHX, इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। और जी भैया हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू हर लिक्विड, हर प्रेशर, हर गैस के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो तुम्हें ऐसे कोई याद करने का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समझ में आया? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कैसे करोगे? जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतने ही ज्यादा मोल्स तुम वाटर या लिक्विड के अंदर मिला पाओगे। कार्बोनेटेड वाटर जो तुम कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हो, जैसे तुम खोलते हो तो उसमें से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकल रही है? क्या उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है? बिल्कुल भरी हुई है भैया, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड भरी है। मिलाई कैसे है? तुमने कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो नॉर्मल भैया एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, हर बार क्या वो टाइट हो जाती है? नहीं, हम उसका प्रेशर लगाकर भरते हैं। क्या भरते हैं? प्रेशर। जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर हम कार्बोनेटेड वाटर भर पाएंगे। और अगर तुम कार्बोनेटेड वाटर को थोड़ी एनर्जी दे दो, तुम एक बॉटल लो कोल्ड ड्रिंक की, उसको बहुत देर तक नॉर्मल शेक करो और दूर रख के भाग जाओ भाई, मतलब दूर रख दो और वहां से किसी तरीके से उसको शेक कर दो, तो वो फट भी सकती है। क्यों? जितना ज्यादा तुम छेड़ोगे उसको, उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वो फट जाएगी। बात समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हम हेनरीज कांस्टेंट की बात करते हैं। आगे एक और बात आती है, ध्यान सुनना, जिसको हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अब ध्यान सुनना, मैं तुम लोगों को वेंट ऑफ फैक्टर ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं कि ये कैसे एसोसिएशन होता है, कैसे डिसोसिएशन होता है। मैं सुबह सिर्फ आई की वैल्यू बता रहा हूं और इसी ट्रिक से फाइंड आउट करना, सारे क्वेश्चन में लगा लेना। सही है? ध्यान सुनना। क्या पहली बात तो ये एक चीज होती है एसोसिएशन, एक चीज होती है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है कोई चीज अलग अलग होकर सेपरेट होकर रहती है। एसोसिएशन का मतलब होता है कोई दो चीज होती है वो साथ साथ मिलकर हमेशा एक साथ रहती है। जब एसोसिएटेड हो जाती है तो आई की वैल्यू चेंज होती है, डिसोसिएट हो जाती है तो आई की वैल्यू चेंज होती है, और एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होती तो आई की वैल्यू 1 रहती है। तो मैं लिख सकता हूं पहली बात कि आई इज इक्वल्स टू 1 फॉर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ। अगर आई की वैल्यू 1 से कम हो गई, अगर आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई? कम, तो क्या होगा? मैं बोल दूंगा भैया एसोसिएशन हुआ है। और अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो मैं क्या बोल दूंगा? भैया डिसोसिएशन हुआ है। तो 1 के लिए तो टेंशन याद करने की जरूरत नहीं, आइडियल नॉन आइडियल आएगा यही रखना। अभी आइडियल और नॉन आइडियल रह गया, देखना अभी समझाऊंगा, यहीं पर ही लगा के पूरा समझा दूंगा एक ही बार में, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन सब सुनना। तो आई नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, कुछ दिक्कत नहीं, 1 से कम हुआ हो गया। एनसीईआरटी में एग्जांपल है, डाइमर बना रहा है, देखना 2CH3COOH मिलकर क्या बना रहे हैं? CH3COOH का डाइमर बना रहे हैं। और जब डाइमर बनता है मतलब एसोसिएशन हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों हो रहा है? डाइमर फॉर्मेशन होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर आई की वैल्यू जो होती है वो लगभग 0.8 हो जाती है, मतलब 0.8 1 से कम होता है। 0.1 क्या होता है? 8 से क्या हो जाता है? कम, मतलब 1 से क्या हो जाता है? कम। अब 1 से अगर कम हो गया, समझो 1 से अगर कम हो गया है तो एसोसिएशन हो गया है। सिंपल बात है, एसोसिएशन क्या हो चुका है? हो चुका है। तुम्हें कम वाले मतलब एसोसिएशन के लिए कभी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आएगा तो गिवन ही होगी, बस इसकी याद रख लो। डिसोसिएशन के लिए बता देता हूं जी भैया, डिसोसिएशन के लिए बता देता हूं। डिसोसिएशन के लिए क्या होगा? आयंस तोड़ो, जैसे मान लो तोड़ा NaCl, तो कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कितने भैया चार्ज बने? 2। तो तुम बोलना आई की वैल्यू क्या हो गई भैया जी? 2 हो गई। सही है? जैसे मान लो तुमने तोड़ा MgCl2, तो क्या बनाओगे? Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और कितने Cl? 2। तो इसकी आई की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। सिंपल बात है जी। इस तरीके से तुम डिसोसिएशन निकाल सकते हो। अब सॉल्यूशन जो है वो आइडियल होते हैं, नॉन आइडियल होते हैं। जब हम 1 की बात कर रहे हैं तब सारे सॉल्यूशन कैसे होते हैं? आइडियल। अब आइडियल होते हैं, और इन दोनों में कैसे होते हैं? नॉन आइडियल। अब ध्यान सुनना, आइडियल और नॉन आइडियल क्या होते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल ध्यान सुनना जी भैया। ये है आइडियल, ये है नॉन आइडियल के 2 पार्ट। नॉन आइडियल के 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। इतने से ही काम हो जाएगा जितनी मैं बात बता रहा हूं। ध्यान सुनना, आइडियल होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। वो कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, चेंज मत करो। ये क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। और ये भी कैसा होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा।
दूसरी बात, आइडियल है तो कुछ नहीं, डिसोसिएशन नॉन एसोसिएशन होगा, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी यहां पर 1, यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी एसोसिएशन। भैया क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिवीजन हो रही है, जितना चाह रहे हैं उससे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब चीजों की वैल्यू कम या ज्यादा। अब ध्यान सुनना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्या होता है, पॉजिटिव डिवीजन हो रही है मतलब बॉन्ड जो है वो अट्रैक्टेड हो रहे हैं, अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो चीज क्या हो रही होगी, एसोसिएट ऑर्डर होगी। तो यहां पर आई की वैल्यू जो होती है वो 1 से क्या आती है कम, और यहां पर आई की वैल्यू जो होती है वो आती है 1 से ज्यादा। ये वाली बात समझ में आ गई, गड़बड़ मत करना कि पॉजिटिव हो तो बड़ी वाली वैल्यू होगी, ना ना छोटी वाली आती है। दूसरी बात, आइडियल में क्या होता है, जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड होता है वही प्रेशर कैलकुलेटेड होता है, मतलब जो सोचा है वही मिलेगा। पॉजिटिव में क्या होता है, जो ऑब्जर्व्ड होता है उससे ज्यादा कैलकुलेट कर पाते हो, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन है। दूसरा, इसके अंदर क्या होगा, जो P ऑब्जर्व्ड होगा वो कम होगा, हाँ सही है, यहां पर क्या होगा, P जो ऑब्जर्व्ड होगा वो ज्यादा होगा P कैलकुलेटेड से, तुमने जो कैलकुलेट करा उससे क्या आएगा ज्यादा, तो इस तरीके से क्या होती है नेगेटिव डेविएशन। बात समझ में आ रही है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से इस चैप्टर में ये सारी बेसिक टर्म्स जो तुम्हें फॉर्मूले और बेसिक टर्म्स याद होनी चाहिए। ये पी मतलब वन शॉट वाइज बस इतनी ही वीडियो है, डिटेल में पढ़ने के लिए तो भाई फिर ये बहुत लंबा चैप्टर है, मतलब तुम्हारे 2-3-4 घंटे चाहिए इसको पढ़ने के लिए, पर हमने वन शॉट वाइज चैप्टर बनाया, सारे फॉर्मूले तुम्हें मिल गए, सारी चीज मिल गई, एक बार इसको देखोगे तो क्वेश्चन आराम से बना लोगे। बस एक प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हें कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की चीजें याद ही करनी पड़ेंगी कि ये इनको मिलाओगे तो पॉजिटिव डेविएशन। मैं बताऊं एक तरीका तो याद कर लो, जब सेम टू सेम चीजें आए ना, जब से एसीटोन है ना और कोई टोन, जैसे बेंजीन टॉलिन, बेंजीन टॉन एक जैसे, तो ऐसे जब एक जैसी चीज आए ना, जैसे क्लोरोफॉर्म आए कार्बन टेट्राक्लोराइड CHCl3 CCl4, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये जब एक जैसी चीज आती है तो ज्यादातर पॉजिटिव डेविएशन दे देती हैं तुम लोगों को। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था भाई, जिसको हम वन शॉट वाइज हम बात कर सकते थे, इसके बाद तो फिर भैया पढ़ने के लिए बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास मैं इस चैप्टर के लिए यही ओवर करता हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा इस चैप्टर के PYQs आप लोगों के लिए, तो आज क्लास यही ओवर करता हूं। ओके भाई, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।